अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप सो आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अच्छा जी, आज आपको गोल्डन टिप्स देने जा रहे हैं हम इंटरव्यू के हवाले से, और ये टिप्स जो है आपके बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। और अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो यकीनन आपको इंटरव्यू में कामयाबी हासिल होगी। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना इंटरव्यू के अंदर, हम स्टेप वाइज आपको ये चीज़ें बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपका अपने ऊपर भरोसा है। अब अल्लाह ताला की ज़ात है सबसे पहले, और उसके बाद आपका अपने ऊपर भरोसा होना लाजमी है। क्योंकि जब तक आपको ख़ुद पर ही भरोसा ना हो तो सामने वाला जो इंटरव्यू आपका ले रहा है वो आपके ऊपर किस तरह भरोसा करेगा कि आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स ये है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा कंप्लीट रखने के बाद, मुकम्मल तौर पर अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन आपको होना चाहिए कि इंशाल्लाह आपको ये जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आपको ख़ुद पर भरोसा हो। जब आपको ख़ुद पर भरोसा होगा तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, जैसे ही जब इंसान ख़ुद पर भरोसा करता है तो उसके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, भरोसे के बाद आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस आपके पास कहाँ से आएगा? भरोसे से ही आएगा। ये तो वो बेसिक सी बात है जो आपको हर कोई बता देता है कि भरोसा आपके लिए ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। इनके बगैर आप इंटरव्यू में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जितनी मर्ज़ी आपकी अच्छी ड्रेसिंग हो, जितने मर्ज़ी आपको क्वेश्चंस आते हो, अगर आप कँपकँपा रहे हैं, आपका गला सबका खुश्क हो जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन ख़ुद को बहाल रखना चाहिए। इंटरव्यू में जाने के लिए आपके अंदर भरोसा और एतमाद सबसे बुनियादी बात है। ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं आपकी ड्रेसिंग की। ऑफिशियल ड्रेसिंग आपको यूज़ करनी है। अब ड्रेसिंग की बात करें तो दो किस्म की ड्रेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, आप शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में जाना चाहते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं। शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट, ये आपके सामने कुछ पिक्स भी हमने लगाई हैं। ऑफिशियल ड्रेसिंग जो है शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट की भी ये होनी चाहिए कि वेस्ट कोट आपका इस तरह का ना हो कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला हो या कोई पार्टी वियर हो। पार्टी वियर नहीं, आपने फॉर्मल ड्रेसिंग, ऑफिशियल ड्रेसिंग के लिए तौर पर चीज़ को ख़रीदना है तो आप नेवी ब्लू में ले सकते हैं या फिर डार्क ब्लू में ले सकते हैं। उसके अलावा ब्राउन कलर होता है, डार्क ब्राउन, चारकोल ग्रे आपके पास है, ब्लैक भी इवन आप यूज़ कर सकते हैं। शलवार कमीज़ का कलर आप वाइट ले सकते हैं, आसमानी कलर स्काई ब्लू ले सकते हैं, लेकिन बहुत शौक कलर कोई नहीं होना चाहिए जो सामने वाले की आंखों को चुभे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप शलवार कमीज़ और वेस्ट कोट में जाएं तो आप जो शूज़ यूज़ करेंगे उनके अंदर लेसिस ना हो। ये प्रेफरेंस आपकी यही होनी चाहिए कि शलवार कमीज़ में जब आप जाएं तो लेस ना हो, विदाउट लेसिस आपके शूज़ होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको जहन में रखनी है जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं। ठीक है जी। शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट अच्छा लगता है। और सर, ये जो अफवाह है, ये जो एक बात है कि जी वेस्टर्न ड्रेस को ही फॉलो करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। एफपीएससी के लेटर्स में तो बाकायदा ये बात लिखी होती है कि लाजमी नहीं है कि आप वेस्टर्न ड्रेस को फॉलो करें। आप जिस ड्रेस में कंफर्टेबल फील करते हैं ख़ुद को, वही ड्रेस आप परचेज़ करके कोई अच्छा सा ड्रेस सिलवाएं और उसके ज़रिए आप इंटरव्यू में अपीयर हो जाएं। ठीक है। तो सबसे कॉन्फिडेंस और भरोसे के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? आपकी ड्रेसिंग जो ऑफिशियल होनी चाहिए, और ड्रेसिंग ये आपको मैं बता चुका हूँ शलवार कमीज़ के हवाले से। दूसरी बात, अगर आप पैंट शर्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टू पीस में जा रहे हैं, ये आपके सामने दो पिक्स भी मैंने लगाई हैं एक एग्जांपल के तौर पर, तो इनके साथ आप जब आप शूज़ यूज़ करें तो कोशिश करें कि वो विदाउट लेसिस ना हो, बल्कि लेसिस वाले शूज़ हों। ठीक है जी। ये आपके सामने पिक भी लगी हुई है। लेसिस के साथ आपको शूज़ यूज़ करने हैं अगर आप टू पीस में जाना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी देखें, आपको मालूम है कि टाई आपको यूज़ करना पड़ती है। अगर आप टाई के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप शलवार कमीज़ में ही जाएं, क्योंकि जब आप वहां पर जाएं और आप उसमें अनकंफर्टेबल हों, टाई बांधना आपको ना आए और आपको पसीना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो, तो फिर आप इस ड्रेस को फॉलो ना ही करें तो बेहतर है। इसके अंदर भी अगर हम कलर्स की बात करें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कलर्स में नेवी ब्लू ऑफिशियल ड्रेसिंग में आ जाता है, चारकोल ग्रे आ जाता है, उसके बाद जो है डार्क ब्राउन आपके पास आ जाता है। ठीक है जी। और ब्लैकिश कलर को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 कलर हैं जो ऑफिशियल ड्रेसिंग में आते हैं। बाकी कलर्स को आप ऑफिशियल ड्रेसिंग में नहीं ले सकते। शौक कलर नहीं होने चाहिए। टाई की अगर बात करें तो कॉन्ट्रास्ट बेशक हो टाई का, लेकिन टाई का कलर इस तरह का ना हो जिस तरह रेड कलर की टाई कुछ लोग यूज़ करके चले जाते हैं। तो रेड कलर की टाई तो फिर जो है वो इतनी शौक हो जाती है कि सामने वाले की आंखों को डिस्टर्ब कर रही होती है वो। ठीक ठीक है।
तो इस तरह की ड्रेसिंग हो कि सोबर ड्रेसिंग हो और आप मैच्योर उसमें महसूस हो रहे हो। आप चाहे तो एक घड़ी भी यूज़ कर सकते हैं हाथ में, कोई अच्छी सी घड़ी पहन के जा सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी जो लुक हो वो एक प्रोफेशनल नज़र आए। ठीक है जी। तो अभी तक 3 बातें आपको बताई हैं। भरोसा हो अपनी ज़ात पर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा होना चाहिए, तैयारी तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए। शलवार कमीज़ पहने तो वेस्ट कोट के साथ जाएँ, उसके साथ शूज़ में लेसिस नहीं होने चाहिए। तीसरे नंबर पर पैंट शर्ट और 2 पीस में जाना चाहते हैं तो लेस वाले शूज़ आपको यूज़ करने चाहिए। उसके बाद एंट्री की बात करते हैं। देखिए जी, जब भी आप एंट्री की बात हम यहाँ पर कोई भी आपको बताएगा तो ये बड़ी बेसिक सी बात है कि जब भी आप डोर को ओपन करें तो डोर को ओपन करने से पहले आपको उसे 3 बार नॉक ज़रूर करना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार। और नॉक करके मे आई कम इन सर, मैं कम इन कॉन्फिडेंस से कहकर आप अंदर चले जाएं, वो आपको ज़ाहिर सी बात इजाज़त देंगे। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। पैनल आपको वालेकुम अस्सलाम कहेगा और जब तक वो आपको बैठने की इजाज़त ना दें आप वहाँ जाकर खड़े हो जाएं और कुर्सी के ऊपर आराम से, जैसे ही वो बैठने की इजाज़त दें, सिट डाउन कहें, आप कुर्सी के ऊपर आराम से बैठ जाएं। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर अस्सलाम वालेकुम कहें, आप वहाँ जाकर हेलो भी बोल सकते हैं। ये मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। वो भी फिर वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे और जैसे ही आपको पैनल चेयरमैन साहब इशारा करें कि जी आप बैठ जाएं, तो आप वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। अब जब बैठने की जो पोजीशन है तो इसके बारे में भी आपको बता दूँ, याद रखिएगा कि फ़र्ज़ कर लें कि ये चेयर की पोजीशन है, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो जब आप बैठे हुए हैं तो जहन में रखिएगा कि आपके हाथ आपके पाँव जो है ना वो इस तरह ना हो कि आपके पाँव कुर्सी से बाहर की तरफ निकल रहे हैं या टांग के ऊपर टांग रख कर आप बैठ जाएं। बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है, पाँव के ऊपर पाँव नहीं रख सकते आप, वहाँ पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और आपके जो हाथ हों वो या तो टांगों के ऊपर हों। ये भी पिक्चर लगानी चाहिए थी, चले कोई बात नहीं, वैसे या तो टांगों के ऊपर हाथ आपके हाथ हों और जब आप हाथों को यूज़ करें आगे सवालों के जवाब देते हुए तो वो आपकी बॉडी से बाहर ना निकलें। आपकी जो बॉडी की विड्थ है, बॉडी का जो साइज़ है, उसके अंदर ही हाथों की मूवमेंट को रखें, बहुत ज़्यादा हाथों को बाहर ना निकालें, तो इसका भी बैड इंप्रेशन पड़ता है। हाथों को लिमिटेड वे में यूज़ ज़रूर करें, हाथों की मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। अगर आप हाथों को यूज़ नहीं कर रहे तो बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो एंट्री में आप बैठ गए हैं जी कुर्सी पर। उसके बाद अगली जो बात है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में 2 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता दूं। पहली बात, अगर फ़र्ज़ करें वो आपको कहता है कि फ़र्ज़ करें आपका नाम रिजवान है, वो कहता है मिस्टर रिजवान इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पैनल। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब उसने आपका नाम ले दिया रिजवान, तो आप फिर दोबारा ये नहीं कहेंगे सर आई एम मोहम्मद रिजवान, आई बिलोंग टू फलां एंड माई फादर इज़ फलां। तो फिर आप जो है ना वहाँ पर रिजवान अपना नेम रिपीट नहीं करेंगे। दोबारा से गौर से सुन लें, अगर चेयरमैन साहब आपका नेम लेकर आपको मुखातिब करते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप दोबारा अपना नाम नहीं लेंगे। दूसरी बात, आप अपने आप को पैनल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ना कि चेयरमैन को, क्योंकि चेयरमैन साहब के पास तो ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स उनके सामने पड़े होते हैं, तो उनके पास आपका इंट्रोडक्शन तकरीबन होता है। तो जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, सिर्फ चेयरमैन की आंखों में आप लोगों ने नहीं देखना, आपने नहीं देखना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि चेयरमैन के साथ बाकी पैनल के साथ भी आपने इंटरेक्ट करना है और उनको इन्वॉल्व करना है। बाकी पैनल को आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन को। तो इस गलती से बचिएगा। जब भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, दूसरे पैनलिस्ट की तरफ भी आपने देखना है और उनकी आंखों में देखकर बात करनी है। आंखों में देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, मौद्दिब होकर एक अच्छे तरीक़ाकार से आप उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरे नंबर पर अब दूसरी बात यह है कि अगर चेयरमैन साहब आपका नाम नहीं लेते तो फिर आप अपने नाम से स्टार्ट करेंगे, आई एम फलां, आई एम मोहम्मद रिजवान, आई बिलोंग टू फलां सिटी, जो भी आपका है। और इंट्रोडक्शन में कोशिश करें कि अपने जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं आपकी, कोई पॉजिटिव जो भी आपकी बातें वो आपको वहाँ पर बतानी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पर ना बताएं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि मुझे ओवर थिंकिंग का इशू है जी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता हूँ। तो ओवर थिंकिंग कोई ये पॉजिटिव बात नहीं है। कुछ लोग समझते हैं जी मैं ओवर थिंकिंग सोच समझ कर काम करने की सलाहियत को कहते हैं। नहीं जी, ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है और आप एक बात में अटक जाते हैं और फैसला ही नहीं कर पाते। तो ओवर थिंकिंग कोई अच्छी खासियत नहीं है। तो वहाँ पर आपने अपनी सारी की सारी पॉजिटिव बातें बतानी होती हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ सियाने कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। जब आप ठीक से बैठ गए रिलैक्स होकर, उसके बाद इंट्रोडक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर वो इंट्रोडक्शन नहीं लेते तो वो अलग कहानी है। सम टाइम वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। और इंट्रोडक्शन के अंदर हो सके तो अपना इंटरेस्ट भी आप बता दें कि किस चीज़ पर आपकी कमांड है या ग्रिप है, तो वहीं से वो आपका इंट्रोडक्शन के अंदर से ही वो क्वेश्चंस आपसे करना स्टार्ट कर देते हैं।
चौथे नंबर पर क्वेश्चनिंग की बात आ जाती है जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चनिंग की अगर हम बात करें, अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कोई अपना इंटरेस्ट बता दिया है कि जी मैं अपने फ्री टाइम में ये काम करना पसंद करता हूँ। कोई शख्स कह देता है कि सर मैं अपने फ्री टाइम में इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर या वर्ल्ड अफेयर्स या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर टॉक शोज़ वगैरह सुनता हूँ, तो वो यकीनन आपसे जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा तो कोई ना कोई वो इंटरनेशनल या नेशनल इशू के ऊपर आपसे बात ज़रूर करना चाहेगा पैनल। ठीक है जी। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि जब भी अपने इंटरेस्ट की बात आप बताएंगे तो वो बात बताएंगे जिस पर आपकी ग्रिप हो, क्योंकि अगर आपने अपना इंटरेस्ट बताया है और वहाँ पर आपकी ग्रिप ही नहीं है उस इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपके लिए है, तो फिर तो आप वहाँ पे मारे गए, ख़त्म हो गई कहानी वहीं पर। दूसरे नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है तो वो आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका चाहे देखें जी आपकी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम बेसिक चीज़ें, बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मैट्रिक लेवल का समझ सकते हैं आप, वो आपको कम से कम आने चाहिए। अगर आपको वो भी नहीं आते तो बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है इसका, आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पहलू उनके सामने शो हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद सम टाइम ये होता है क्वेश्चनिंग के दौरान कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं और वो हंसना शुरू कर देते हैं, चेयरमैन साहब या बाकी पैनलिस्ट। तो जो स्टूडेंट होता है सामने वाला, उसे ना तो वहाँ कंफ्यूज होना होता है और ना ही वहाँ पर उसे उनके साथ कह कह लगाकर हंसना होता है। आप सिर्फ एक स्माइल पास कर सकते हैं वहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी कोई पैनलिस्ट या कोई चेयरमैन जो सामने बैठा है वो ज़ोर से हंसना शुरू करता है किसी भी बात पर, तो आपने वहाँ ज़ोर से नहीं हंसना, आपने जस्ट स्माइल कर देनी है। ठीक है। और क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए फ़र्ज़ करें वो आपसे एक इजी सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी पाकिस्तान कब बना, तो ये नहीं है कि आप जनाब 1947 में बना, फ़ौरन से थोड़ा सा ठहर कर बोलना है, मतलब उसकी बात को कंप्लीट होने दें, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपना आंसर स्टार्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तब भी आपने उसके क्वेश्चन को ख़त्म होने का वेट करना है और थोड़ा सा ठहर कर उसे जवाब देना है। ठीक है जी। ये नहीं है कि उसे शो करें जी आप तो बेवकूफ़ हैं, आपने जो मुझसे इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। हमेशा उनको इज्जत देनी है, उनके सवाल को भी इज्जत देनी है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद एंड पॉइंट की अगर हम बात करें, एंड पॉइंट पर आप ये देख लें कि जब आप वो आपसे चेयरमैन मोस्टली जो है ना चेयरमैन ही एंड करता है। ठीक है। चेयरमैन आपसे आखिर में जब सारे क्वेश्चनिंग कंप्लीट होने के बाद, फाइनल होने के बाद, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे एंड में कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप क्यों अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट है, जो भी हैं, आप जॉब स्विच क्यों करना चाहते हैं, और ये जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए हैं ये जॉब आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है कि क्यों आपने जॉब स्विच करनी है, या ये जॉब करने के लिए अंदर आपके अंदर कौन सी सलाहियतें ऐसी हैं कि आप ये जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी जॉब नहीं होती और उन्हें 7-8 साल हो गए, उन्हें जॉब कोई मिली ही नहीं। वो उनसे यकीनी तौर पर एक सवाल पूछते हैं कि इतने साल आपको हो गए डिग्री लिए हुए, अब तक आप क्या करते रहे, आपकी जॉब अब तक क्यों ना हुई। तो उसके लिए भी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए, वैलिड रीज़न होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर ये कह दें जी मैं तो जी बिल्कुल फेलियर का सामना है मुझे, और वहाँ रोना धोना शुरू कर दें। वहाँ पर हमेशा अपनी प्रीवियस जॉब की अच्छाई बयान करें, कभी भी प्रीवियस जॉब की बुराई ना करें एक तो उनके सामने कभी भी। और वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह शो कभी भी ना करें कि आप एक बेबस इंसान हैं, हारे हुए इंसान हैं, और जनाब आप तो बिल्कुल ही जो है हिम्मत हार चुके हैं। वो सम टाइम कोई लकी इंसान हो तो वो तरस खाकर भी जॉब दे सकते हैं आपको, ये भी हो जाता है, लेकिन ये रेयर चांसेस हैं। अगर आप अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव पहलू उनके सामने रखते हो तो आपको वो जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। बाकी नसीब की बातें होती हैं, रिज़्क अल्लाह ताला की तरफ से आता है। मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि तकदीर सबसे ऊपर होती है। अक्ल जितना मर्ज़ी आप दौड़ा लें, जो मर्ज़ी कर लें, जो चीज़ आपके नसीब में है वही आपको मिलेगी। अगर आपके नसीब में नहीं है तो फिर वो मुश्किल है उसका मिलना। और नसीब को सिर्फ भाई दुआएं ही बदल सकती हैं। अपने माँ बाप से दुआएं लें, अपने माँ बाप की खिदमत करें, वो यकीनन आपको दुआएं देंगे। ठीक है। जिसके माँ बाप नाराज़ हैं फिर उसे दुआ देने वाला कौन है, उसे किसी पीर की, किसी वली की दुआ उसके काम नहीं आ सकती जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हों। अपने माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करें, फरमाबरदारी करें, उनका ज़िक्र करें, और मतलब ये है कि अपनी तन्हाई को भी पाकीज़ा बनाएं। कोशिश करें कि अपने माहौल को अच्छा रखें, इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें, अपनी नीयत को पाकीज़ा कर लें, इंशाअल्लाह आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।